हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 21 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत एक सुंदर से कोट से करेंगे। जीवन एक दर्पण की तरह है, यह आपको वही लौटाता है जो आप इसमें देखते हैं। यानी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम यदि अच्छा कर्म करते हैं तो फल भी अच्छा मिलता है, और यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव भी देखने को हमें मिलता है। तो आप अच्छे कर्म पर विश्वास रखिए, फल अवश्य आपकी अभिलाषा से ज़्यादा मिलेगा। चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 22 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 21 नवंबर। यानी 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व टेलीविज़न दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। 21 नवंबर को हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन टेलीविज़न की उस ताकत को पहचानने और सराहना का अवसर प्रदान करता है जिसने शिक्षा, मनोरंजन और संवाद के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा उड़ान योजना को 2027 तक बढ़ाने के लिए कितने रुपए की परिव्यय का प्रस्ताव रखा है? पहला ऑप्शन है 20,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 30,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 35,000 करोड़, चौथा ऑप्शन है 40,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 30,000 करोड़। यानी कि अभी हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना को 2027 तक बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उड़ान योजना जो है वो कब शुरू की गई थी और उड़ान योजना किससे संबंधित है? उड़ान योजना इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। सरकार द्वारा उड़ान योजना को 2027 तक बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने अप्रैल 2027 के बाद संशोधित उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को जारी रखने के लिए 30,000 करोड़ के परिव्यय की योजना बनाई है। आवंटन में नई हवाई अड्डों के विकास के लिए 18,000 करोड़ और कम सेवा वाले मार्गों पर एयरलाइनों को सहायता प्रदान करने हेतु व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए 12,000 करोड़ शामिल है। विस्तारित योजना का लक्ष्य 120 नए गंतव्यों को जोड़ना और अगले दशक में 4 करोड़ यात्रियों के लिए यात्रा को सक्षम बनाना है। तो ये रहा उड़ान योजना के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें NSA स्त्री कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो, चौथा ऑप्शन है जाफना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। यानी हाल ही में अभी NSA स्त्री कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। ये हैं हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नई दिल्ली में 7वें NSA स्त्री कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
का आयोजन। भारत ने एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी सीएससी की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी की, जिसमें मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भाग लिया। ये 4 देश हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में, 4 देश शामिल हुए, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश। सेशेल्स पर्यवेक्षक और मलेशिया अतिथि के रूप में शामिल हुआ। भारत के प्रथम सीएससी महासचिव ने 6ठी एनएसए बैठक मॉरिशस 2023 के निर्णयों पर एक विस्तृत प्रगति समीक्षा प्रस्तुत की। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कौन सा शहर ग्रामीण नवाचार पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है अमरावती, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। यानी हाल ही में अभी हैदराबाद जो शहर है वो ग्रामीण नवाचार पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी करेगा। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। हैदराबाद ग्रामीण नवाचार पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी करेगा। हैदराबाद नाबार्ड और IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी करेगा, जिसका विषय क्या है? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। यह बहुशहरी श्रृंखला गांधीनगर और नई दिल्ली में जारी रहेगी, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य शामिल होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने किसे ऐतिहासिक उन्नयन करते हुए एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरबिया, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है कुवैत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि अभी हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। अब नाटो जो होता है एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है नाटो का वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। अमेरिका ने ऐतिहासिक उन्नयन करते हुए सऊदी अरेबिया को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है, जिसकी घोषणा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान की गई, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक प्रगति का प्रतीक है। यानी कि जो सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो वॉशिंगटन की यात्रा पर गए थे, तो वहीं ये घोषणा वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। सऊदी अरबिया को F-35 लड़ाकू विमान प्राप्त होंगे, जिससे वह 5वीं पीढ़ी के विमान प्राप्त करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन जाएगा। साथ ही उसे लगभग 300 उन्नत अमेरिकी टैंक और विस्तारित संयुक्त रक्षा विनिर्माण भी मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमने ऑप्शन में संयुक्त अरब अमीरात बता दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरबिया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, दूसरा ऑप्शन है मिशेल बैचलेट, तीसरा ऑप्शन है इला रमेश भट्ट, चौथा ऑप्शन है प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा मिशेल बैचलेट को अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये 2024 का पुरस्कार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। यही है मिशेल बैचलेट, और इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चिली की पहली महिला राष्ट्रपति और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को, ये चिली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए नई दिल्ली में 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। बैचलेट ने 2 राष्ट्रपति कार्यकाल 2006 से 2010 और 2014 से 2018 पूरे किए। संयुक्त राष्ट्र महिला के पहले निदेशक के रूप में नेतृत्व किया और बाद में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। यानी ये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं 2018 से 2022 तक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कैग ने कहा वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है नासिक, चौथा ऑप्शन है वारंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। यानी कि अभी हाल ही में कैग ने, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ने हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कैग है उसका वर्णन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। कैग ने हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है, जो भारत के लेखा परीक्षा तंत्र की आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यानी ये जो उत्कृष्टता केंद्र है वो भारत के लेखा परीक्षा तंत्र जो है में आधुनिकीकरण लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। यह केंद्र वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तकनीकों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा और संस्थागत क्षमता जो है उसको मजबूत करेगा। ये उत्कृष्टता केंद्र। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित PSLV 2026 को कौन निर्मित कर रहा है? पहला ऑप्शन है हिंदुजा ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है टाटा, तीसरा ऑप्शन है HAL एंड L&T, चौथा ऑप्शन है अशोक लेलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा HAL एंड L&T, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो L&T अभी हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित PSLV 2026 को निर्मित कर रहे हैं। अब PSLV का मतलब होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित PSLV 2026 में प्रक्षेपण के लिए तैयार है। भारत ने अपना पहला निजी तौर पर निर्मित PSLV पूरा कर लिया है, जिसका निर्माण HAL और L&T कंसोर्टियम द्वारा किया गया है और यह 2026 की शुरुआत में ओशनसैट को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। यह PSLV एक्सेल संस्करण 2022 के NSIL अनुबंध के तहत बनाया गया है, जिसके तहत उद्योग को 5 PSLV रॉकेट आउटसोर्स किए जाएंगे, जो भारत के न्यू स्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के उदय का संकेत है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पहला ऑप्शन है मोहन यादव, दूसरा ऑप्शन है पवन कुमार चामलिंग, तीसरा ऑप्शन है नवीन पटनायक और चौथा ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीतीश कुमार। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए 2 चरणों में। पहला चरण में 6 नवंबर को चुनाव हुआ 18 जिलों की 221 सीटों पे, और दूसरे चरण में चुनाव हुआ 11 नवंबर को 20 सीटों पे, 20 जिलों की 222 सीटों पे, और इसकी जो मतगणना हुई वो 14 नवंबर को हुई, जिसमें से जो एनडीए गठबंधन है उसने 243 सीटें, टोटल 243 सीटों में एनडीए गठबंधन ने 202 सीट, और जो महागठबंधन था कांग्रेस, राजद और कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने 34 सीटें जीती। तो नतीजा जब रिजल्ट आया उसके बाद एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया और उनको बिहार का 10वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया जाएगा। नीतीश कुमार यानी कि ये बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बाकी के भी ऑप्शन को देखेंगे तो मोहन यादव जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक जो हैं ये भी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए विधानमंडल के नेता चुने गए। प्रमुख नीतीश कुमार को बिहार में सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए 202 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के, जो अभी भारत के इतिहास में ऐसी पहली बार होगा जो कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार किसी राज्य का पद संभालने जा रहा है। इससे पहले भाजपा ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना था। ये देखिए, ये नीतीश कुमार जी हैं और ये बिहार के राज्यपाल हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में कौन सा देश फीफा विश्व कप तक पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बना है? पहला ऑप्शन है कुराकाओ, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है हैती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुराकाओ, यानी ये जो देश है कुराकाओ, ये फीफा विश्व कप तक पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है। और फीफा जो है फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था होती है जो फीफा वर्ल्ड कप कराती है। प्रत्येक 4 वर्ष में ये आयोजित किया जाते हैं। और जो फीफा है उसका जो हेडक्वार्टर वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है और इसकी स्थापना फीफा की 1904 में हुई थी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। क्यूरासाओ फीफा विश्व कप तक पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बना। तो इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जो भी हम हाईलाइट करते हैं वो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होता है। मात्र 1,56,000 की आबादी वाले क्यूरासाओ ने, यानी इसकी आबादी मात्र 1,56,000 है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला अब तक का सबसे ये छोटा देश है क्यूरासाओ। किंगस्टन में जमैका के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ के साथ उन्होंने ग्रुप बी में 6 मैचों में 12 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे वे जमैका से 1 अंक आगे रहे। विश्व कप में 48 टीमों के शामिल होने के साथ छोटे देशों के लिए नए अवसर सामने आए। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।